नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग अगर चाहते हैं हिंदी की अच्छे से तैयारी करना तो हिंदी तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक बुक भी प्रिपेयर की है जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जितने भी आपके चैप्टर हैं आपको सब के सब जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जो उसकी थ्योरी है वो भी मिल जाएगी, वन आने क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ आपके 10 से 12 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी बीएड की तैयारी हो गई है, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर हिंदी आता है उन सभी के लिए जो है काम आने वाला है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं इस बुक को तो नीचे इसका लिंक जो है मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम हो आप लोग सीधे आपको आना है हमारे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पर, आपको कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आकर के वहाँ पर हमें पूछ सकते हैं। सारे जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और पहला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क करने वाला है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब जो आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन गद्यांश वाले थे तो मैंने उनको छोड़ दिया है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन जो आपको बताना है कमेंट करके, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है। श्लेष, उपमा, विवक्षा और वक्रोक्ति, तो इसमें से शब्द अलंकार कौन सा नहीं है आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए आते हैं आज के पहले 5वें क्वेश्चन पर। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है भाई ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। इसका हिंदी अर्थ देखिए, अगर आपने मंडी प्रोसेस का एग्जाम दिया होगा तो 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी से इंग्लिश अनुवाद वाले क्वेश्चन आ गए थे। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो ग्रास ऑन अनदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका वैसे अर्थ निकालोगे ना तो घास दूसरी साइड से भी हरा लगता है, तो ऐसा सोचते हैं हम लोग, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा भाई दूर के जो ढोल होते हैं वो सुहावने लगते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूर के ढोल जो होते हैं वो सुहावने लगते हैं। तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। अगर हम बात करते हैं पंकज के बारे में, जलज के बारे में, तो दोस्तों ये दोनों आपके कैसे शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर जिसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, योग रूढ़। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे कह रहा है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था। यानी कि जो देवनागरी लिपि है उसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देवनागरी जो लिपि है उसका दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग 8वीं सदी के गुजराती राजा यानी कि जयभट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी आपको पता है हिंदी भाषा की लिपि है और सबसे पहला प्रयोग जो है, सबसे पहले जो प्रयोग है आपका जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था। और ये दोस्तों 8वीं सदी के गुजराती राजा थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। याद रखिएगा सभी महाप्राण वर्णों वाला जो वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, खा, छा और ठा, ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा जो व्यंजन होता है वो आपका महाप्राण ध्वनि होता है, जैसे कि खा, छा, ठा। तो ये टा वर्ग का, ये चा वर्ग का, ये का वर्ग का, ये सारे आपके दूसरे वर्ड है। इसके अलावा चौथा भी होता है, तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पर वर्ड है जो आपका स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ ध्वनि भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण ध्वनि भी हो, सारे के सारे गुण एक ही में हो। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है खा। जो खा है दोस्तों आपका वो आपका स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि, ये चारों के चारों गुण इसी में समाहित है। समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में याद रखिएगा यहाँ पर उप आता है। या क्या आता है भाई, उपसर्ग आता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं उप के बारे में दोस्तों, जो उप है यहाँ पर याद रखिएगा समीप, छोटा और गौड़ के अर्थ में उपसर्ग प्रयुक्त होता है, जो कि संस्कृत के 22 उपसर्गों में से एक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। इस वाक्य का भेद बताना है आपको। ये एक सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य, कैसा वाक्य है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पर ये की शब्द आ गया ना। तो मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं
जिनमें साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य भी हो। और याद रखिएगा उसमें जैसे कि आ गया, किंतु आ गया, ये सारे समुच्चय बोधक अवयव भी वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जिसका डी है वो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है। तो भाई सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, इन सब को समझाने वाला जो वर्ड है अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इन सब के लिए एक वर्ड जो प्रयुक्त होगा आपका हरि हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा भाई, हरि। इसके अलावा दोस्तों इंद्र हो गया, विष्णु हो गया, चंद्र हो गया, पृथ्वीपति हो गया, पृथ्वीनाथ हो गया, त्रिलोकीनाथ हो गया, लक्ष्मीपति हो गया, इन सब के लिए दोस्तों हम लोग हरि का प्रयोग करते हैं। अतः इन सब का जो पर्यायवाची है वो आपका हरि है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है दांत काटी रोटी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दांत काटी रोटी, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा दांत काटी रोटी का जो मुहावरे का सही अर्थ है वो आपका क्या हो जाएगा, घनिष्ठ मित्रता यानी कि गहरी दोस्ती। ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए पर दोस्तों हम लोग टिक कर देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताना आपको। तो अत्यंत, यहाँ पर अत्यंत क्या है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्या है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा विशेषणों की जो विशेषता बताते हैं, विशेषणों की जो विशेषता बताते हैं वो आपके प्राविशेषण कहलाते हैं। यानी कि अर्चना ये सुंदर है और सुंदर की भी विशेषता बता रहा अत्यंत सुंदर, यानी कि यहाँ पर प्राविशेषण। ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए अर्चना संज्ञा है, सुंदर आपका विशेषण है और उसकी विशेषता भी बता रहा है अत्यंत। तो ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में इस समय आ रहे हैं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर वर्क हैज़ नॉट येट बीन फिनिश्ड बाई देम। याद रखिएगा ऑप्शन जिसका बी है देयर वर्क हैज़ नॉट येट बीन फिनिश्ड बाई देम। ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक पैसिव वॉइस में लिखा गया है कि उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पर। तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द यहाँ पर देखा जाए कौन सा है, तो दिए गए विकल्पों में अगर देखा जाए तो शिखा है। शिखा एक तत्सम शब्द है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका तद्भव क्या हो सकता है। समझ गए दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो सोना का पर्यायवाची है। तो सोना सबसे सरल क्वेश्चन यहाँ पर देखा है, सोना है तो सोना का पर्यायवाची क्या होगा, पन्नग। नहीं भाई, सोना का पर्यायवाची यहाँ पर पन्नग नहीं होगा। सोना शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पर जात रूप हो जाएगा। जात रूप, हारण, ताम्रस, हिरण्य, सुवर्ण, कुंदन, ये सारे आपके सोना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। कह रहा है जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। यहाँ पर देखिए सही विकल्प छांटना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 18 में पहला ही ऑप्शन भी कोई गलती नहीं है। तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, सही है। व्यर्थ नष्ट नहीं करें गलत हो जाएगा। क्षण भंगुर लिखा है ये भी गलत हो जाएगा और क्षण यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा जाता है। तो आपके ये तीनों तो गलत हो गए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक, यहाँ पर कह रहा है अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, किन्हीं से। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा वो किन्हीं से। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी पर दोस्तों हम लोग टिक कर देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है, याद रखिएगा। प्रत्याशा शब्द याद रखो, प्रत्याशा यानी कि यहाँ पर प्रति प्लस आशा। तो ऑप्शन जो इसका सी है प्रति, यहाँ पर ये उपसर्ग हो जाएगा। समझिए दोस्तों। तो ऑप्शन सी पर दोस्तों हम लोग टिक कर देंगे। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा। तो यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे दोस्तों हम लोग
परिपत्र कहते हैं। कैसा कौन सा पत्र कहते हैं दोस्तों? परिपत्र, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो आपसे कह रहा है धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा। धूसर का पर्यायवाची शब्द देखा जाए तो यहाँ पर खर भी होता है, बेशर भी होता है, गधा भी होता है, गर्दभ भी होता है, गदहा भी होता है, सारे सारे धूसर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पत्र लेखन से कह रहा है कि भाई यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? भाई अगर आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है तो याद रखिएगा संबोधन में हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं संबोधन में 23 में, देखिए आदरणीय मित्र, प्रिय मित्र। तो इन दोनों में काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन रहेगा, बट यहाँ पर हम लोग प्रिय मित्र रखेंगे क्योंकि मित्र जो होता है आदरणीय नहीं होता, वो प्रिय होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो कह रहा है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है, धर्म भ्रष्ट। अगर हम बात करते हैं धर्म भ्रष्ट के बारे में तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं होगा, जबकि पुरुषोत्तम में और कुल श्रेष्ठ और देशाटन ये सारे अधिकरण तत्पुरुष समास, लेकिन धर्म भ्रष्ट आपका नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो दोस्तों पंजाब राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पर हिंदी का प्रचार जो है श्रद्धा राम फुल्लोरी जी ने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों कह रहा है कि अतियुक्त शब्द में संधि है। अतियुक्ति, अगर हम बात करते हैं अतियुक्त के बारे में तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद इसका होगा अति प्लस उक्ति हो जाएगा, यानी कि अति प्लस उक्ति, यानी कि यड़ संधि जो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो आपसे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? तो ऑप्शन पहला यहाँ पर कह रहा है कि अर्थशास्त्रीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, अर्थशास्त्रीय जो पत्र होता है वो मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, सही है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही बात है। इसके अलावा स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी यानी कि सिंसियरली लिखा जाता है। तो भाई स्वनिर्देश के लिए सिंसियरली लिखेंगे ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में तो इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, यानी जो भेजने वाला है वो हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो गलत हो जाएगा। हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख करना ये जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर दोस्तों हम लोग टिक कर देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो ड्राउविंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, इसका अर्थ क्या है? यानी कि डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ड्राउविंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, यानी कि डूबता हुआ व्यक्ति को एक तिनका में मिल जाए तो शायद वो बच जाए। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो आपसे नंबर क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। आहट, आवट, आस ये जो है किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाववाचक याद रखिएगा। आहट, आवट और आस ये सारे के सारे आपके भाववाचक प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है पुल्लिंग वाचक शब्द यहाँ पर कौन सा है, पुरुष लिंग कौन सा है? तो देखिए कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार। तो तलवार तो स्त्रीलिंग है, पहले बताया है। प्लेट भी स्त्रीलिंग है, पायल नाम से स्त्रीलिंग है। अगर हम बात करते हैं कैमरा के बारे में तो कैमरा जो है दोस्तों आपका यहाँ पर ये आपका एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 कह रहा है हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना या चिकनाना जो है अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली आपके नाम धातु क्रियाएं हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, जैसे चिकना से चिकनाना, हाथ से हथियाना, और ये सारे आपके नाम धातु हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ने वालों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जिसका डी है समुच्चय बोधक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे एक आपका कोई मिश्र वाक्य मिला था यहाँ पर की से जोड़ा गया था, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका समुच्चय बोधक अव्यय बताया था। तो ऑप्शन जिसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है?
उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, तो दोस्तों उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता विस्तार रहता है। क्या रहता है भाई, कर्ता विस्तार। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भाववाच्य छाटिए। तो दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, भाववाच्य कह रहा है ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 34 में तो ऑप्शन फर्स्ट तो आपका भाववाच्य होगा नहीं, दादाजी के द्वारा यहाँ पर एक कर्मवाच्य हो जाएगा। तोते से उड़ा नहीं गया, तो अगर यहाँ बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में, जहाँ पर भाव की प्रधानता हो, तोते से उड़ा नहीं गया, जहाँ पर भाव की प्रधानता हो और बेसिकली जो वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता हो, तो वहाँ पर भाववाच्य क्या बोलते हैं, प्रधानता होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तोते से उड़ा नहीं गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है। तो बात करते हैं लज्जा के बारे में, तो ये तस्लीमा नसरीन जी की कृति है। किसकी भाई, तस्लीमा नसरीन। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया। क्या हो गया भाई, अचेतन हो गया। तो ऑप्शन जो इसका डी है चेतन, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। कई दर्शकगण, याद रखिएगा कई दर्शकगण, यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी पर दोस्तों हम लोग टिक कर देंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो कह रहा है कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। भाई कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, अगर यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रयुक्त काल को पहचानना है, तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रयुक्त काल ऑप्शन का हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। ऑप्शन जो इसका डी है संभाव्य भविष्यत काल, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, तो संभावना भी है और भविष्य की भी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि नीचे यहाँ पर लोकोक्तियाँ उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाला लोकोक्ति का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर भाई देखा जाए तो आगे आथ न पीछे पगहा, यानी कि बंधनहीन सही है। तो यहाँ पर देखा जाए 3-13 होना, संगठित होना, ये गलत है भाई। 3-13 होना का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, यहाँ पर संगठित होना लिख दिया गया है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो संख्यागमन या संख्यागमन, संख्यागमन इसको बोलेंगे, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहली बात तो यड़ स्वर संधि होगा, और इसके अलावा यहाँ पर संख्यागमन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सखी प्लस आगमन, ऑप्शन जो इसका ए है सखी प्लस आगमन, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो आपसे कह रहा है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थांत न्यास, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर ये अलंकार होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में आता है तो आपको गलत करके नहीं आना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो पसीने से युक्त, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो पसीने से युक्त का मतलब होता है स्वेदित, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है स्वेदित, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है पसीने से युक्त। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है स्थायी भाव। तो ऑप्शन जो इसका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। स्थायी भाव ही रस का आधार है, और स्थायी भाव की संख्या कितनी है दोस्तों, 9 होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 कह रहा है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का जो नाम है, याद रखिएगा, जो सबसे पहले सुझाया गया था वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। टैगोर मत कर दीजिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने सुझाया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो रघुपति राघव राजा राम, इस पे कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा इसमें रा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो कह रहा है याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा।
याचना शब्द का जो बहुवचन रूप होता है वो आपका डी ऑप्शन जो है याचना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर याचना का याचना ही होता है। तो ऑप्शन डी पर दोस्तों हम लोग टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। सभी जो शब्द हैं आपके भाववाचक संज्ञा हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, तो ऑप्शन जो इसका सी देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर सारे के सारे आपके भाववाचक हैं। और जैसे इसके अलावा वीरता हो गया, थकान हो गया, समीपता हो गया, ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नेचुरल जस्टिस इसका हिंदी आशय क्या है। तो आपको हर पेपर में इसी तरह का देखने को मिलेगा, जो कि आपके इसमें पेपर जो आपके सेट तैयार किए जा रहे हैं उसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पर नैसर्गिक न्याय, इसका मतलब क्या होता है, नैसर्गिक न्याय, यानी कि ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल जस्टिस इसका हिंदी आशय होता है भैया नैसर्गिक न्याय। अब प्राकृतिक न्याय मत कर दीजिएगा, यहाँ पर नैसर्गिक न्याय होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन 2018 में कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो याद रखिएगा 2018 भी जान लो, 2021 भी जान लो, 12वां भी जान लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो आपका आयोजित हुआ था मॉरिशस यानी कि पोर्ट लुइस में। अगर हम बात करते हैं 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में तो आपका वो भारत में ही होगा, देवास नामक स्थान पर। कहाँ पर होगा भाई, भारत में ही होगा, देवास नामक स्थान पर 2021 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। तो अपरिहार्य इसका अंग्रेजी पर्याय क्या है। तो इसका मतलब होता है अनएवॉइडेबल, यानी कि जिसको एवॉइड ना किया जा सके। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही ज़्यादा अगर आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके पेपर तक मैं कोशिश करूँगा कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट तो आपको करवा ही दूँ, जिससे आप लोग हिंदी में बिल्कुल परफेक्ट 50 में 45 प्लस करके आओ। और ये मेरा आपसे वादा है।